हमारी आज की कहानी है दुराग्रह। तुम कुछ भी कहो दीदी, मुझे तो आजकल की इन पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़कियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इनके लिए परिवार का मतलब केवल अपना पति ही होता है। मौका लगते ही पति को लेकर सास ससुर से अलग हो जाती हैं। नहीं सरिता, रिया ऐसी लड़की नहीं है। वह पढ़ी लिखी है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, लेकिन इसके अलावा वह अपने घर पर अपनी माँ की मदद भी कर देती है। वह तो बड़ी ही प्यारी सी लड़की है। आखिर मेरी सहेली की बेटी है, मैं जानती हूँ उसे अच्छे से। नहीं दीदी, मैं तो कम पढ़ी लिखी गांव की किसी सीधी सादी लड़की को ही अपनी बहू बनाऊंगी, जो कि परिवार को जोड़ कर रखेगी और मेरी इज्जत करेगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, कहकर नीमा ने फ़ोन रख दिया। नीमा और सरिता मौसेरी बहनें थीं। दोनों अलग अलग शहरों में रहती थीं। आज नीमा ने सरिता के बेटे रोहित के लिए अपनी सहेली की बेटी रिया का रिश्ता बताने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन सरिता के मन में ना जाने क्यों ज़्यादा पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़कियों के प्रति दुराग्रह का भाव था। उसका बेटा भी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अपने जैसी ही किसी पढ़ी लिखी लड़की को अपनी जीवन साथी बनाना चाहता था। सरिता के पति ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सरिता की जिद के आगे किसी की एक न चली। उसने गांव की एक काफ़ी कम पढ़ी लिखी लड़की रजनी को अपनी बहू के रूप में पसंद किया। रजनी को वह अपनी बहू बनाकर घर ले आई। वह अपनी पसंद की लड़की को लाकर बड़ी खुश थी, लेकिन उसकी यह खुशी अगली सुबह ही गायब हो गई जब वह पहली रसोई की रस्म निभाने के लिए रजनी को बुलाने उसके कमरे में जाती है। यह क्या, वह तो बिन नहाए धोए नाइटी पहने हुए कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। अरे बहू, मैंने तुझे कल रात को ही कहा था ना कि सुबह जल्दी तैयार हो जाना, कल तेरी पहली रसोई की रस्म है। घर में इतने सारे रिश्तेदार आए हैं, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या माँ जी, एक तो मैं इतनी थकी हुई थी और अभी अभी तो मेरी आँख खुली है और आप आ गई सुबह सुबह बुलाने। मैंने तो सुना था कि यहाँ पर नौकर लगे हुए हैं, तो मैं तो पहले ही बता देती हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मेरे सुंदर नाखून खराब हो जाएंगे। अरे बहू, रस्म निभाने के लिए मीठा तो तुम्हें बनाना ही होगा। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रजनी ने बुरा समूह बनाया और ठीक है कहकर नहाने चली गई। खैर, जैसे तैसे रसोई की रस्म निभाई गई। सारे रिश्तेदार भी अपने घर चले गए, लेकिन रजनी के तो दिन ब दिन रंग ढंग ही बदलते जा रहे थे। सरिता जी कहाँ तो सीधी सादी घरेलू बहू के सपने सजाए बैठी थीं, लेकिन वह तो नित नए फैशन के कपड़े, शॉपिंग और घूमने फिरने में ही लगी रहती थी। शाम होते ही वह घूमने फिरने निकल जाती थी। बेटे और पति को भूखा न रहना पड़े तो खाना पीना सब सरिता जी को ही देखना पड़ता था। अगर सरिता जी उसे टोकती तो वह घर में कलह कलेश मचा देती। एक दिन सरिता जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू रजनी को कुछ समझाता क्यों नहीं? वह छोटे छोटे कपड़ों में सारा दिन बाहर घूमती रहती है। न तो उसे घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल है और न ही कोई जिम्मेदारी। देखो माँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं किसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और मेरे माथे पर इसको मढ़ दिया। मैं तो खुद ही परेशान हूँ, दिन रात की इसकी फरमाइशें पूरी करते करते। लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, अब तुम जानो तुम्हारा काम। यह कहकर रोहित ऑफिस के लिए निकल गया। सरिता जी वहीं सोफे पर बैठकर सोचने लगी, ठीक ही तो कह रहा है रोहित, मैंने अपनी जिद में पूरे परिवार के साथ साथ बेटे का भविष्य भी बिगाड़ दिया। कहाँ तो मुझे परिवार को जोड़कर रखने वाली एक सीधी और आदर्श बहू चाहिए थी, और कहाँ यह रजनी। सरिता जी अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थीं कि उनका फ़ोन रिंग होने लगता है। देखा तो उनकी मौसेरी बहन नीमा का फ़ोन था। अरे सरिता, कहाँ व्यस्त रहती है तू? इतने दिनों से तूने फ़ोन भी नहीं किया। गौरव की शादी में भी तू शामिल नहीं हो पाई। चल माना कि उस समय तेरी तबीयत खराब थी, पर अब तो तू ठीक है। 4 महीने हो गए इनकी शादी को, कब आएगी तू मेरी बहू से मिलने? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करती हूँ। सरिता का वैसे भी घर के माहौल और बहू के रवैये से मन काफ़ी उदास था। उसने सोचा थोड़े दिन बहन के पास से हो आती हूँ, थोड़ा बदलाव भी हो आएगा। अगले ही सप्ताह वह नीमा के यहाँ पहुँच जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होती हैं। अरे दीदी, तुम्हारी बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। तू खाना खाकर आराम कर, उससे तो शाम को ही मिलना हो पाएगा। वह ऑफिस गई है,
लो, इनकी बहू तो दिन भर ऑफिस में ही रहती है। लगता है दीदी को भी मेरी तरह बहू से कोई सुख नहीं। सोचते हुए उसकी आंखें लग गई। शाम को जब वह कमरे से बाहर आती हैं, दीदी तुम्हारी बहू अभी तक ऑफिस से नहीं आई क्या? नहीं नहीं मौसी जी, मैं आ गई हूँ, कहते हुए वह चाय नाश्ते की प्लेट ले सरिता के सामने रखते हुए उन्हें प्रणाम करती है। फिर बैठकर उन सब के साथ बातें करने लगती है। उसने सुंदर लेकिन शालीन सी सलवार कमीज पहन रखी थी, जिसे देखकर सरिता को काफ़ी आश्चर्य हुआ। मम्मी, रात के खाने में क्या बनाऊं? रिया बेटा, जो बनाना है बना लेना, बस सब्जियां मुझे ला कर दे दे, मैं काट देती हूँ। अरे मम्मी, आप चिंता क्यों करती हैं? आप बस मौसी जी से बैठकर बातें कीजिए, बाकी सब मैं कर लूँगी। वैसे भी सुबह आप मेरी काफ़ी मदद कर देती हैं। कहते हुए रिया किचन की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह अच्छा सा डिनर तैयार करके सबके लिए खाना परोस देती है। अरे मौसी जी, आपको एक और रोटी लेनी ही पड़ेगी। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी बहू ने तो आज तक कभी उनसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। और हाँ मम्मी, मैंने 4 दिनों की छुट्टी ले ली है। अब मौसी जी आई हैं तो थोड़ा समय उनके साथ भी बिता लूँगी और थोड़ा घूम भी आएंगे। रिया और नीमा के बीच की बॉन्डिंग देखकर सरिता को ऐसा लग रहा था कि मानो वह दोनों माँ बेटी हों। दीदी, तेरी बहू बड़ी प्यारी है। इतनी पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा होने के बाद भी इसे जरा भी घमंड नहीं। हाँ, सही कहा सरिता तुमने। इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली हूँ मैं। भगवान ने रिया के रूप में मुझे एक बेटी ही दे दी। वैसे थोड़ी मेहरबानी तेरी भी थी। मेरी? सरिता ने आश्चर्य से पूछा। अरे हाँ, रिया का रिश्ता पहले मैंने तेरे रोहित के लिए नहीं बताया था? अगर उस दिन तू मान गई होती तो आज यह कहाँ मेरी बहू बन पाती। कहते हुए नीमा हंसने लगती है। क्या यह वही रिया है? सोचकर सरिता का कलेजा धक से रह जाता है कि उसने क्या खो दिया। चल अब सो जा, काफ़ी रात हो गई है, कल सुबह हम जल्दी उठेंगे। रिया ने कल हमें पहाड़ी मंदिर ले जाने का प्लान बनाया है, कहकर नीमा अपने कमरे में चली गई। लेकिन सरिता के मन में छोड़ गई उठते हुए तूफानों और कई सवालों का समंदर। Thanks for watching and please like, share and subscribe to our channel.